तो ओके, सो माइक ऑफ था मेरा, ओके। चलो नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं सर, आज अपन लोग ईटी का नवंबर बैच स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर 21 के लिए। एंड हम लोग क्या पढ़ेंगे हमारी इस क्लास में, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। माई सेल्फ हिमांशु मालेवर एंड आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स। I have been teaching this subject from last 6 to 7 years at various levels. CA Foundation, CS Foundation, CMA Foundation, 11th, 12th, at center level also. तो अभी देखो मैंने आपको क्या बताया कि हम 4 पेपर है सर, जिसमें जो हमारा पेपर नंबर 3 है, इट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड इनका वेटेज कैसा कैसा है, 25 फॉर इकोनॉमिक्स एंड 25 फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी देखो, हाँ आप क्या कह रहे थे कि अच्छा आपके पास आईपी है, ओके ओके। तो देखो कैसा है, इकोनॉमिक्स में आप लोग 11 12 में जो चीज़ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप, पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अभी ये जो इकोनॉमिक्स हमको दिया है यहाँ पे ईईटी के अंदर पढ़ने के लिए, इसमें क्या है सर, इसमें हमको सारी चीजें पढ़नी है। हमारे सीएसईटी के इकोनॉमिक्स में आपको कितना चैप्टर्स दिया है, आपको दिया है 5 चैप्टर्स। ठीक है, 5 चैप्टर्स हैं। ये 5 चैप्टर्स आपका माइक्रो कवर करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेगा। ठीक है, क्या होता है ये सब बात करेंगे, डोंट वरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेगा आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेगा, और थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बात करेंगे किसका, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम का। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक स्टैट्स वाला पोर्शन छोड़ के आप ऐसा समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स में हमको बाकी सारी चीजें करनी ही है। इन इकोनॉमिक्स कहने को 5 चैप्टर हैं, बट जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम फर्स्ट चैप्टर की, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, देखो फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अभी जब मैं ये बात करता हूँ थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये एक चैप्टर ही अपने आप में कितने चैप्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मैं बोल सकता हूँ ये चैप्टर नंबर 1 में है ना, टोटल तुम्हारे 5 चैप्टर्स कवर हुए हैं। 5 चैप्टर मिला के एक चैप्टर दिया। तो क्या 5 चैप्टर्स है हमारे पास हमारे सिलेबस में, बट आप उसको थोड़ा जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कंटेंट तो उतना ही है। ठीक है, मोटा कंटेंट नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे का इससे है, उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये बताएंगे ना, वो आपको इंट्रोडक्शन देंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। हाँ, तो फर्स्ट चैप्टर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया है, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा चैप्टर जो है बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अभी चैप्टर है अपना, ये किसका है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो देखो, तो जो अपना सेकंड चैप्टर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अभी नेशनल इनकम जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता है नेशनल इनकम जो वाला चैप्टर अपना कितना ज्यादा वेटेज का रहता है। तो नेशनल इनकम हमारे विच इज बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी इनकम से कैलकुलेशन का बात नहीं करेंगे, नेशनल इनकम का पूरा देखेंगे अपन, उसका बेसिक्स, देन क्या क्या टर्म्स रिलेटेड है नेशनल इनकम से, एंड कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो आपने 12th में नहीं पढ़े हैं। तुम लोग आरबीएसई से सीबीएसई से हो, तुम आरबीएसई से हो सीबीएसई से, सीबीएसई से हो ना, तो कुछ टर्म्स तुम लोगों को सीबीएसई बोर्ड में नहीं दिया था, तो वो चीज यहाँ पे भी दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ नई चीजें भी पढ़ने को मिलेंगी अपन को नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। फिर इसका जो चैप्टर नंबर 3 आता है, ये तो चैप्टर नंबर 2 हो गया आपका। चैप्टर नंबर 1 हो गया हमारा डिमांड वाला, डिमांड एंड सप्लाई वाला। चैप्टर नंबर 3 जो आता है वो है हमारा इंडियन बजट, इंडियन यूनियन बजट। बजट के बारे में सुना है, सरकार हर साल बजट बनाती ना, बस वही। तो ये इंडियन यूनियन बजट, ये भी किसका पार्ट है, वरदान, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इंडियन यूनियन बजट।
ये जो चैप्टर है माइक्रो का में आता है या मैक्रो में आता है? अरे एक चीज बोलना, पहले माइक्रो बोल रहा है फिर मैक्रो बोल रहा है, एक चीज बोल। है मैक्रो में आता है, यस। ये वाला चैप्टर भी किसमें है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 4 हमको देखने को मिलता है। अच्छा ये चैप्टर काफी छोटा रहेगा पर हाँ इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा टफ भी पड़ता है थोड़ा, एक बार जब पहली बार आप पढ़ते हो तो। चैप्टर नंबर 4 हमारा आता है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। बोले सर ये क्या होता है? हर्षद मेहता देखिए तुम लोगों ने? तो वो पूरा मूवी किस पे बेस्ड ऑन था? हमारे फाइनेंशियल मार्केट पे बेस्ड ऑन था, जिसमें आपका कैपिटल मार्केट आ गया, आपका स्टॉक मार्केट आ गया, आपका बैंकिंग सेक्टर आ गया, आपका इंश्योरेंस सेक्टर आ गया। यानी ऐसा कुछ, ऐसा एक मार्केट जो क्या करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में आता है। यानी इसमें तुम्हारा बैंक्स कवर हो जाएगा, तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी कवर हो जाएगा, तुम्हारा स्टॉक मार्केट कवर हो जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें हमारी किस में आएंगी? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में आएंगी। तो ये कुछ नया पढ़ोगे तुम। ये ना तो तुमको माइक्रो में दिया था ना तुमको मैक्रो में दिया था। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, बट इंडियन इकोनॉमी में हमको 11th-12th में ये चीज नहीं पढ़ाते। बट हाँ ये टॉपिक एक ऐसा कौन सा टॉपिक है, ये इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड एक टॉपिक है। ठीक है। और लास्ट जो चैप्टर हमको पढ़ना रहेगा वहां हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है। पहले कैसा था, मतलब क्या क्या जैसे इंडियन इकोनॉमी में हम बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी अगर देखोगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, अब इसका तो एक अलग से बुक होता है, बट यहाँ पे तो हमको सिर्फ एक चैप्टर दिया है, तो एक लिमिटेड पोर्शन ही हमको यहाँ पे कवर करना होगा। 5 ईयर प्लान्स के बारे में सुना है ना, जो गवर्नमेंट बनाती थी, तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात करेंगे। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। हमारा फिर सर्विस सेक्टर जो है, टर्शियरी सेक्टर जो है, उसकी बात करेंगे। फिर प्रेजेंट में गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज बना रही है, क्या क्या प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट, ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। तो ये सब हम क्या पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये 5 चैप्टर्स हमारे रहेंगे जो हमको ईईटी में कवर करने हैं। आया समझ में? तो ये तो मैंने आप लोग को सिर्फ थोड़ा बहुत आपका जो कंटेंट है, कंटेंट के बारे में बताया है। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, आज की क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। क्या लेंगे? इंट्रोडक्शन। थोड़ा जानेंगे पहचानेंगे, है ना, एक दूसरे को, एक दूसरे को मतलब इस सब्जेक्ट को। तो आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि सबके पास इकोनॉमिक्स हो, तो आपको बताना जरूरी है कि भाई इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है। तो चलिए आज थोड़ा बहुत हम क्या बात करेंगे, हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, क्या मतलब है इसका? तो देखो अगर मैं बात कहूं, देखो हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ काम होता है, हर एक सब्जेक्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो वैसे ये इकोनॉमिक्स है तो ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, है ना। तो इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों, इट टेल्स अस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्या सिखाता है, मैनेजमेंट करना सिखाता है। किसका मैनेजमेंट? रिसोर्सेस का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब समझते हो? हाँ, कि भाई किस चीज को कैसे अरेंज करना है, कितना क्वांटिटी में उसको यूज करना है, कितना क्वांटिटी उसका बचा के चलना है, कहाँ से हम वो क्वांटिटी अरेंज कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिसोर्सेज को मैनेज करने का। रिसोर्सेज यानी आपके जो भी रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करो, मैन मेड रिसोर्सेज की बात करो, कोई भी रिसोर्स। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं इकोनॉमिक्स में, हम सीखते हैं कि उन रिसोर्सेज को हम मैनेज कैसे करें। तो सवाल ये आता है सर ये रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना पड़ता है, जरूरत क्या है रिसोर्सेज को मैनेज करने का? तो देखो जितने भी रिसोर्सेज है ना जो हमारे काम आते हैं, अच्छा रिसोर्सेज काम क्या आते हैं, ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने में काम आते हैं, है ना। रिसोर्सेज का क्या काम है? बोले सर रिसोर्सेज का एक ही काम है, यस, दे सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, है ना। हमारी जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। कौन? रिसोर्सेज।
By using these resources we satisfy our needs and wants. But ये जो resources हैं ये क्या हैं? ये लिमिटेड हैं, है ना? एक दिक्कत की बात बस यही है कि these resources they are limited in nature. इनका क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो वो क्या है? लिमिटेड है सर, अनलिमिटेड क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हम हमारी ही कंट्री की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, तो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की बात कर रहा है, तो भैया हमारी कंट्री की पॉपुलेशन तो क्या है, बहुत ज्यादा है। कुछ 135 करोड़ 138 करोड़ हमारी पॉपुलेशन पहुंच रही है। तो इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो सबकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। बट रिसोर्सेज क्या है? दे आर लिमिटेड। जितना हमारा पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको उनका यूज क्या करना पड़ेगा? काफी सोच समझ के करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज का क्या ना हो, वेस्टेज ना हो। समझते हैं अपनी बात? भाई पानी की बात कर लो, सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पानी का बात कर लो। तो पानी क्या लिमिटेड है अर्थ पे, तो हम क्या करते हैं? हम उसके यूज को हम थोड़ा सोच समझ के, मतलब उसको हम क्या करते हैं, सोच समझ के यूज करते हैं। हम उसका वेस्टेज क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यही करते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी का बात करो, हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या वेस्ट करते हैं बैठ के? नहीं, उसको भी क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम क्वांटिटी उसका हम वेस्ट करें और उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करें। यही रहता है हमारे दिमाग में हमेशा, है ना? तो अर्थ पे यानी हमारी बात करें नेचर के अंदर, एक किसी कंट्री में क्या लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है ना? और वो रिसोर्सेज आपको चाहिए ताकि आप क्या कर सको, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सको। अच्छा, एक बात और खास है रिसोर्सेज के बारे में, कि ऐसा नहीं है कि कोई एक रिसोर्स है तो उसका एक ही यूज अवेलेबल होगा। बिल्कुल, उसके बहुत सारे यूजेस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मनी की बात कर लें, पैसा, पैसा रिसोर्स है ना? तो पैसा किस किस काम आता है? बोले सर पैसा तो सब जगह काम आता है। कहाँ काम नहीं आता? तो पैसा क्या आपके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है क्या? नहीं, पैसा हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो हमारी क्या रहती है, हमारी एक सोच ये रहती है कि हम उस पैसे को क्या करें, सोच समझ के क्या करें, अच्छे से मैनेज करके उसे खर्च करें। इन्वेस्ट तो बाद में करेंगे, पहले उसको हम खर्चा करना पड़ेगा ना। तो सोच समझ के हम क्या करें, उसको सोच समझ के उसको हम खर्च करें। ठीक है? तो रिसोर्सेज की दो खास बात है, पहला दे आर लिमिटेड इन नेचर, और दूसरा खास बात क्या है, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब उनके बहुत सारे यूजेस अवेलेबल होते हैं। जैसे देखो फॉर एन एग्जांपल टाइम की बात करूं, टाइम, समय, टाइम भी क्या है, एक रिसोर्स है, लिमिटेड है। हाँ सर लिमिटेड है, एक ही दिन में सिर्फ 24 आवर्स ही तो होते हैं। अभी उन 24 आवर्स में अपन को क्या करना होता है सर? अपने को देखो सर, सोना भी होता है, अपने को सर थोड़ा पढ़ना पढ़ना लिखना होता है, खुद से पढ़ना लिखना होता है, ओके। फिर सर थोड़ा ट्यूशन क्लासेस वगैरह अपन को अटेंड करना होता है, क्लासेस अपन को लेना रहता है। फिर सर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, गेम वगैरह, ओहो अभी 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 आते हैं गेम वगैरह, बस फिर सर थोड़ा बहुत टाइम फ्रेंड्स के साथ भी हमको बिताना रहता है। और फिर सर अभी सर ना नया नया BGMI लॉन्च हुआ है, तो सर थोड़ा टाइम उसको भी देना पड़ता है ना, रैंक पुश करना पड़ेगा। फिर और भी सर, अगर देखो सर सबकी लाइफ में सर कोई ना कोई स्पेशल होता है, तो उसको भी टाइम देना पड़ता है सर। तो ऐसे करके अभी टाइम लिमिटेड है, फिर खाना पीना भी तो है बीच में, बहुत सारे काम है। तो ऐसे करते करते अगर आप देखोगे तो हमारा जो टाइम जो कि लिमिटेड है, इट इज ओनली अवेलेबल कितना, 24 आवर्स अवेलेबल है आपको पर डे। बट अगर आप उसके यूसेज देखोगे तो भाई बहुत सारे यूजेस निकल के आ रहे हैं। 6 से 8 घंटे तो सोना ही है कम से कम, 2 से 3 घंटा तो कम से कम मुझसे पढ़ाई करनी ही चाहिए, 2 से 3 घंटा तो कम से कम ट्यूशन जाना ही है हमको। आधा दिन तो ये निकल गया 3 काम करने में। फिर सर फैमिली के साथ 1-2 घंटा देना पड़ता है, 1-2 घंटे यहाँ देना पड़ता है, फिर 3-4 घंटे यहाँ भी देने पड़ेंगे, फिर सर यहाँ भी तो टाइम देना पड़ेगा, और फिर देखते हैं फिर जो टाइम बचेगा क्या करेंगे उसका। तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती है और जिसके क्या होते हैं बहुत सारे मल्टीपल यूजेस अवेलेबल, यानी कि ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, हमको क्या करना पड़ता है, उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है, ताकि हम क्या करें, उन रिसोर्सेज से मैक्स मैक्स, है ना? इसलिए हमको रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ते हैं। अगर मत मानो मैं रिसोर्सेज मैनेज ही ना करूँ तो क्या होगा,
मेरा सारा का सारा रिसोर्सेज वेस्ट हो सकता है, क्योंकि बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के अगर मैं रिसोर्सेज को क्या करता गया, यूटिलाइज करता गया, तो मेरे पास ऐसा हो सकता है कि मेरे को जो डिजायर्ड लेवल, मतलब जितना मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए था उतना सेटिस्फेक्शन ना मिले। ठीक है। तो ताकि हम मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको इन रिसोर्सेज को यूज करने के बाद क्या मिल सके, मैक्स टू मैक्स बेनिफिट मिल सके। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्या सिखाता है, मैनेजमेंट सिखाता है। किसका मैनेजमेंट सिखाता है? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कि भाई हम लोगों को हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हमको क्या मिल सके, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। आई बात समझ में? अगर कोई सवाल पूछे कि भाई रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना पड़ रहा है, तो बता देना भाई देखो दो बातें हैं, पहला दे आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये हमारा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, जो क्या सिखा रहा है आपको, रिसोर्सेज को मैनेज करना, ताकि आप क्या कर सको, उनसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सको। आई बात समझ में? ये हमारा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, जो हम पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लासेस में। अब थोड़ा और अगर बात करूं, छोटा सा और तुमको बात बता दूं, तो ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, ये वर्ड है बेटा वरदान, तूने पढ़ा है ना 11th क्लास में? ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स किधर से डिराइव हुआ? हाँ जी। तो जो वर्ड है इकोनॉमिक्स ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ग्रीस एक कंट्री है जहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक भाषा में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं ओइकोनोमोस। ठीक है, ओइकोनोमोस, ये ग्रीक एक वर्ड है। इस वर्ड से हमने ये वर्ड को डिराइव किया है, इकोनॉमिक्स वर्ड। ये जो वर्ड है ना इकोनोमोस, इसका ग्रीस में मीनिंग होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घर गृहस्थी को मैनेज करना, जैसे आपकी मम्मियां करती ना, घर को मैनेज करती हैं, है ना, तो उसको बोलते थे वहां पे ओइकोनोमोस। तो उस ओइकोनोमोस से हमने क्या बना दिया, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम हाउस होल्ड का मैनेजमेंट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। आया समझ में? और ये इकोनॉमिक्स को सबसे पहले पहले किसने डिस्कवर करा था, या सबसे पहला पहला डेफिनेशन किसने दिया था? तो वो थे हमारे मिस्टर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सबसे पहला पहला डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। इसीलिए इन एडम स्मिथ को पता है क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। आए बस समझ में? किनको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ को। तो तुमको चाहो तो ये चीज नोट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ये लिखना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करो, फिर यहाँ हो जाता है बताना, मैं स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल कर लूंगा। बोलो। अच्छा स्क्रॉल करूँ, एक सेकेंड को लिखने दो। हो गया? चाहो तो तुम भी एग्जांपल लिख सकते हो टाइम वाला, चाहो तो।
हो गया। डन। ओके। तो ये अपन ने थोड़ा बहुत बात किया इकोनॉमिक्स के बारे में, तो थोड़ा समझा तुमको? क्या नाम है, अनुराग, अनुराग समझा तुमको थोड़ा कि क्या है ये सब्जेक्ट? ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या है कि जब अपन ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो कुछ टर्म्स अपन को बार बार पढ़ने को मिलेगी, है ना? कुछ टर्म्स जो अपन को पढ़ने को मिलेगी, अब वो क्या ना, कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हैं, तो उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक अपन को वो टर्म्स समझ में नहीं आएंगी, तो अपन वो कंटेंट समझ ही नहीं सकते। अब जैसे समझो, क्या होता है आरबीआई को जानते हो? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जानते हो ना? हाँ ठीक है। वो तुमको नहीं जानता ना, कोई बात नहीं। तो आरबीआई क्या करता है, टाइम टू टाइम कुछ रेट में चेंज लाता है, इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नाम सुना होगा कभी, अखबार में लिखा आता है। तो जब तक अपन को उन रेट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, तो अपन पता नहीं लगा सकते ना कि आरबीआई इसको बढ़ा क्यों रहा है, कम क्यों कर रहा है। वो तो ठीक है, पर अपन को टर्म्स तो समझनी पड़ेंगे ना, आखिर वो होती क्या है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा, तो समझो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो अपन तो उसका आंसर कर ही नहीं सकते। देखो एक मैं तुमको बात बताता हूँ, ईईटी के अंदर कैसा होता ना, ऑल दो कहा कि ये 5 चैप्टर तुमको पढ़ने हैं, और इन्होंने क्या कर रखा है, एक आपको इंस्टीट्यूट की साइट पर अगर आप जाओगे ना, तो ये इन्होंने एक पीडीएफ शेयर कर रखा है, जिसमें इन लोगों ने अपना बता रखा है ये 5 चैप्टर है, इनका कंटेंट ये है, एक तरीके से आपको रेफरेंस मटेरियल दे रखा है। बट ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ उस रेफरेंस मटेरियल में से आता है। अभी जैसे टॉपिक दिए थे इन लोगों ने वहाँ रेफरेंस मटेरियल में, किसके बारे में, आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसके बारे में। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो टॉपिक दिए थे ना, तो इसमें रिजर्व बैंक के फंक्शंस, ठीक है, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मतलब जो रिवर्स रेपो रेट इनमें जो चेंज करता है ना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्दो वो दिया नहीं है वहाँ पे, बट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टर्म्स अपन को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना, ताकि अगर कुछ भी क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आए, तो अपन क्या कर पाए, उसका आंसर कर पाए। ठीक है, तो चलो कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या है ना, अब ये जो ऐसे एंट्रेंस लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं होता कि बोले जितना कंटेंट है बोले उसमें से ही पूछेंगे। 11 12 का एग्जाम थोड़ी ना है कि बोले एक बुक दे दी और बोला ये पढ़ लो, इसी में से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको कोई टॉपिक दे दिया तो उस टॉपिक पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नहीं बोल रहा कि सारे क्वेश्चन ऐसे बाहर से आते हैं, ऐसा भी नहीं है वरदान। 25 मार्क्स का पेपर है आपका ये, तो मान लो 3 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे, जो आपको ऐसा लगेगा कि बोले तो हमारे मटेरियल में कहीं था ही नहीं। इससे ठीक है, ऐसा। हाँ, हाँ एमसीक्यूज ही आएंगे। 18 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऐसे लग सकते हैं, 18 to 20 का, 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल आसान होंगे। फिर 10 क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जैसा लगेगा जहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। बाकी 4 5 क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि बोले तो कोई पढ़ा ही नहीं था। तो हम अगर हमको उनको आंसर करना है, तो हमको वो चीज़ को पूरा जानना पड़ेगा। ठीक है वरदान जी? हाँ जी। तो चलो कुछ टर्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत ही बेसिक टर्म के बारे में बात करूंगा, जो इकोनॉमिक्स में, जिसका नाम है इकोनॉमी। ठीक है, इवन हम बोलते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी से हमारा क्या मतलब है? तो देखो, इकोनॉमी बहुत ही सीधा साधा सा वर्ड है। इसका मतलब ये रहता है, बोले इकोनॉमी मींस इट रेफर्स टू एन एरिया अभी मैं लिख रहा हूँ, जब भले लिख लो, बट जब मैं समझाऊंगा तब मत लिखना है ना। हाँ, अभी भले लिख लो, वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज
आर बीइंग परफॉर्म। ठीक। हाँ, सुना नहीं मैंने, क्या बोला आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, इकोनॉमी का मतलब क्या लिखा अपन ने वरदान? बोले सर ये एक एरिया है। लिखा ना मैंने, एरिया। एरिया मतलब यही, जैसे एरिया कोई नॉर्मल एरिया। अभी अपने क्लासरूम में, तो क्लासरूम का एक एरिया तो है। हाँ, तो इट रेफर्स टू एन एरिया वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म। हाँ, ये कुछ बात इसने इंटरेस्टिंग कही। बोले ये एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्या परफॉर्म, जहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किया जा रहा है। तो अब इकोनॉमी को समझने के लिए अपन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जानना पड़ेगा। बोले ये क्या होती है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में लिखा दूं, है ना? फिर अपन इकोनॉमी पे वापस आएंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब, तो देखो लिखने से पहले इसको सुन लो, तो आसानी रहेगी इसको लिखने में। ऐसी कोई भी एक्टिविटी या ऐसा कोई भी काम जो आप कर रहे हो, क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। वरदान उसको बंद करके आ जाना। क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। कोई भी काम जो आप कर रहे हो, क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। बात खत्म। आई बात समझ में? अब तुम खुद हिसाब किताब लगा लो दिमाग में। बोले ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जिसको किया जाता है पैसा कमाने के लिए? तो प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, ये सब चीजें क्या करती हैं? पैसा कमाने के लिए की जाती है। भाई प्रोडक्शन आप करते हो, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बेच के पैसा कमाओगे। अब हर कोई तो प्रोडक्शन करता नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, कि बोले इससे लिया उसको दिया। तो क्यों करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन काम? पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग मार्केटिंग करते हैं, क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग फिर अल्टीमेटली उसको बेचते हैं, सेल करते हैं उसका टू द फाइनल कंज्यूमर, क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो ये इतनी मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज हैं जो अपन पैसा कमाने के लिए करते हो। तो उन सबको अगर एक नाम बोलना हो तो क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई बात समझ में? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल है। आई बात समझ में? अभी समझो ये वरदान पीछे बैठे गाना गाएगा, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। पैसा थोड़ा ना मिल रहा है उसको। अच्छा, भिखारी भीख मांग रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? सोचो। म- पैसा कमा रहा है क्या? कमा नहीं रहा है ना, वो तो भीख में मिल रहा है यार। अर्न नहीं कर रहा। ही इज नॉट अर्निंग। कोई ऐसा तो है ना कि वो कोई काम कर रहा है जिससे अपन उसको पैसा दे रहे हो, बोले तूने इतना काम करा, रख ले। वो तो उसको सिर्फ एक, हाँ, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना? ऐसे नहीं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी सारी होती है हमारी कंट्री में, हर कोई आदमी भीख मांगता है। तो इंडिया का इकोनॉमिक एक्टिविटी सब बढ़ जाता अगर उसको भी अपन लेते तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता। एक चीज ऐसा समझना, दिवाली पे घर में रिलेटिव्स आते हैं तुम्हारे? क्या बात, अच्छी बात है। तो वो तुमको जाते समय कुछ पैसा वैसा देके जाते हैं क्या? बोले बेटा रख ले, टॉफी खा लेना। हाँ, तो कोई तो देता है ना। तो उनसे हमको जो पैसा, मान लो जी घर पे आई बुआ जी 100 रुपए देके चली गई। 100 तो बहुत कम है, चलो कोई बात नहीं, 100 रुपए देके गई बुआ जी, तो हमको पैसा मिल गया 100 रुपए। पैसा आया, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ? नहीं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पैसा कमाया नहीं है। हमको सिर्फ पैसा मिल गया, एक तरीके से ट्रांसफर की फॉर्म में मिला है। ट्रांसफर हो गया उधर से इधर, कमाया नहीं है, अर्न नहीं करा है। तो इकोनॉमिक मेन वर्ड क्या होता है? वो पैसा आप कमाए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब
तो शब्दों में अपन ऐसा लिख सकते हैं कि बोले दीज आर दोज एक्टिविटीज विच अर्न्स लाइवलीहुड फॉर ह्यूमन बीइंग। लाइवलीहुड मतलब जिंदा रहने के लिए अपन को कुछ खर्चा पानी करना पड़ता है ना, वो चीज। तो जिंदा रहने के लिए हमको जो खर्चा पानी करना पड़ता है, उसके लिए हम जो पैसा कमाते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं। मेन बात क्या है यहाँ पे, अर्न करना। तो वो एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बात खत्म। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप क्या करोगे, पैसा कमाओगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ध्यान देना, अब ऐसा एरिया, क्या, ऐसा एरिया जहां पर क्या किया जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, यानी पैसा कमाया जा रहा है, तो उस एरिया को अपन क्या बोलते, इकोनॉमी बोलते हैं। तो जब मैं बोलता हूं इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी से मेरा मतलब क्या है कि इंडिया का वो एरिया, समझना। अरे अरे अरे, ठीक है, ये इंडिया का ये एरिया जहां पर क्या किया जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारी कंट्री के हर एरिया में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। ऐसा कोई एरिया जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की जाती हो, नहीं सर, हर जगह की जाती है। तुम कैलाश मानसरोवर चले जाओ, वहां भी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सामान बेच ही रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ सर कर रहे हैं। वैष्णो देवी चले जाओ, वहां भी कर रहे हैं। हाँ सर। तो इंडिया का ये एरिया जिधर क्या किया जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है, तो इस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, इंडियन इकोनॉमी। आई बात समझ में। अब ये क्लासरूम है, ये एक एरिया है। हाँ जी सर। क्या इधर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है क्या, हाँ जी सर। तो ये एरिया, ये क्लासरूम क्या बन गया, इकोनॉमी। आई बात समझ में। अब हम कभी कभी ऐसा वर्ड यूज में लेते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी गिर रहा है, उससे क्या मतलब है। तो उससे मतलब ये होता है, जब हम बोलते हैं ना कि इकोनॉमी बढ़ रहा है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो कंट्री है ना, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, बढ़ गई हैं। ठीक है, पैसा कमाने का सोर्स बढ़ गया है। हाँ, एक तरीके से जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है। और इकोनॉमी गिर रही है मतलब, सर पैसा कमाने की एक्टिविटीज कम हो रही हैं, लोगों का इनकम लेवल गिर रहा है। आई बात समझ में। ऐसा। तो जब भी मैं बोलूँ ना इकोनॉमी इकोनॉमी, तो समझ जाना, बोले यार इकोनॉमी मतलब बोले कंट्री जहाँ पे मतलब कोई भी एरिया जहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जिससे ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो, तो ये दो दो टर्म्स की लिख लिया ना तुम लोगों ने। हाँ, ये दो टर्म्स की बात होगी। अब एक चीज मैंने यहाँ पे बोली थी आपको कि हमको सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन नहीं, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट। हम लोग रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि हम क्या कर सकें, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो सर बेनिफिट कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में तीन तरह का बेनिफिट्स का अपन बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बेनिफिट्स को अपन ने क्या करा है, तीन कैटेगरी में डिफाइन करा है। पहला, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन किसको मिलता है, कंज्यूमर को। दूसरा, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलता है, प्रोड्यूसर को। और तीसरा, बिल्कुल सही, सोशल वेलफेयर, सामाजिक भलाई, है ना। कौन करता है सोशल वेलफेयर, नहीं, गवर्नमेंट, सरकार। उनको सब्सिडी वगैरह मिलती है, क्यों मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है ना, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई सोसाइटी का वेलफेयर हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालती है, नई नई नौकरियां निकालती है, क्यों निकालती है, फॉर दी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ताकि ज्यादा से लोगों को नौकरी मिले, लोगों का इनकम लेवल बढ़े, और ये जो पॉवर्टी है, गरीबी, ये क्या हो, कम हो। ऐसा। तो जब भी हम बोलते हैं ना बेनिफिट, या इसको आप पता है एक नाम ये भी दे सकते हो बेनिफिट के, इसको पता है क्या बोल सकते हो, इन तीन चीजों को अगर मैं एक नाम दूं तो उसको अपन बोल सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब तीन चीजें, आइदर इट कैन बी सेटिस्फेक्शन और प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर।
ठीक है, लिख लिया। चलो अब मुझे बताओ, कंजम्पशन ये कंज्यूमर करता है ना, कंजम्पशन करता है किस चीज का? गुड्स सर्विसेज का। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। गवर्नमेंट क्या करती है? सरकार क्या करती है? सरकार दोनों काम करती है, कंजम्पशन भी करती है और प्रोडक्शन भी करती है। किसका? गुड्स का और सर्विसेज का, दोनों चीजों का। अब तुम कहोगे सर ये कैसे? सरकार, आप कह रहे हो गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन भी करती है और प्रोडक्शन भी करती है। गवर्नमेंट कंजम्पशन और प्रोडक्शन कैसे करती है? तो देखो, अभी तुम दोनों यहीं से हो ना, अजमेर से हो? अच्छा, तुमको पता है यहाँ पे एक वो बन रहा है, वो क्या बन रहा है? एलिवेटेड। कौन बनवा रहा है? गवर्नमेंट बनवा रही है, प्रोडक्शन करवा रही है गवर्नमेंट। ओके। तो क्या मोदी जी या जो हमारे वो सीएम साहब है, अशोक जी, क्या वो खुदा के प्रोडक्शन कर रहे हो उस चीज का? नहीं। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उससे प्रोडक्शन करवा रहे हैं। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है? किसी कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज को कंज्यूम कर रही है। तो कर रही है गवर्नमेंट दोनों काम यहाँ पे, कंजम्पशन भी कर रही है और प्रोडक्शन भी कर रही है। क्यों? सोशल वेलफेयर के लिए। भाई खुद के फायदे के लिए थोड़ा ना बनवा रहे हैं ये रोड, किसके फायदे के लिए बनवा रहे हैं? आम जन के लिए, है ना, ये हमारे शहर वासियों के लिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करती है बाय बाय कंज्यूमिंग और बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ऐसा चीज। अब तो ये कुछ टर्म्स हुआ जो अपन को डिस्कस करना था। एक और चीज हमको जो डिस्कस करनी थी, ये जो इकोनॉमिक्स है ना बच्चों, इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स हैं। एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स हैं, दो बुक्स हैं एक तरीके से समझ। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो माइक्रो जो वर्ड है ना, ये खुद एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। जितने ही वर्ड्स है ना, खासकर आप देखोगे सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, वो ग्रीक वर्ड से डिराइव होते हैं। तो माइक्रो जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका नाम होता है माइक्रोस। माइक्रोस ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्मॉल या मिनी। ठीक है, मिनी, स्मॉल क्वांटिटी। सिमिलरली जो मैक्रो जो वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका नाम होता है मैक्रोस। बस सी की जगह के आ गया और एस लग गया पीछे, बाकी तो सब सेम ही है। पूरा का पूरा कॉपी कर लिया अपन ने वर्ड मैक्रोस। और मैक्रोस का मीनिंग होता है वहां पे यस लार्ज या सम एग्रीगेट, ऐसा समझ लो। क्या? सम एग्रीगेट, सम एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। ठीक है, ऐसा। तो अब अगर थोड़ा अपन लॉजिक लगाएं इन दोनों टर्म्स का मतलब अगर देख के, है ना, तो देखना। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, माइक्रो का मतलब क्या निकला? स्मॉल, मिनी। मैक्रो का मतलब क्या निकला? लार्ज, सम एग्रीगेट। तो मतलब समझना, जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, या ऐसा समझना, कुछ ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं विच डील्स एट इंडिविजुअल लेवल। ओके, जो कहाँ डील करते हैं? एक इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं। एक सेकेंड ना।
हाँ जी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है? ये सब कुछ ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज से डील करता है, ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बताता है विच डील्स एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल यानी एक सिंगल यूनिट के बारे में बात करते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई क्या है। ठीक है भाई, कितने सारे लोग हैं, तो जब आप क्या कर रहे हो, एक एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पता लगा रहे हो। अभी एक पेन है तो ये एक इंडिविजुअल पेन है, 10-12 पेन तो है नहीं। तो जब मैं एक इंडिविजुअल कमोडिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड के बारे में बात कर रहा हूँ, या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसको वो कहाँ आता है, वो आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आई बात समझ में? ठीक है। जब मैं स्पेसिफिकली सिर्फ तुम्हारे बारे में कुछ बात करूं, भाई क्लास के बारे में बात ही नहीं कर रहा, कितने बच्चे बैठे उससे मतलब नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करूं, एक इंडिविजुअल के बारे में बात करूं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं अगर हम बात करें, इसका अच्छा एग्जांपल भी लिख देता हूँ। एग्जांपल, डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। ठीक है, या सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। ओके। और जब अपन बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन बोलेंगे कि बोले मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, इट डील्स विथ सच इकोनॉमिक इश्यूज। ये कुछ ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बताता है विच डील्स एट मैक्रो लेवल, और इकोनॉमी एज अ होल। मतलब, अरे यहाँ पे अपन इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन सब के बारे में बात कर रहे हैं, सम एग्रीगेट मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पे जब अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल यानी पूरे कंट्री की एक साथ बात कर रहे हैं, या किसी एरिया की, पूरे एरिया की एक साथ बात कर रहे हैं, तो वो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं करके मैं सबकी बात करूँ, जितने बच्चे बैठे क्लास में सबकी मिलके बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ क्या था, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब अपन आएंगे ना, तो यहाँ अपन देखेंगे कंट्री में, हमारे देश में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, तो उन सबकी डिमांड क्या है। यहाँ पर अपन एक के बारे में बात नहीं कर रहे, सभी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, सम एग्रीगेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब सम टोटल ऑफ डिमांड, जितने भी इंडिविजुअल्स है ना, उन सबकी डिमांड का टोटल। ओके, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है बात? तो आया चीज समझ में तुमको, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जब एक इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस के बारे में बात करोगे, एक इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस के बारे में बात करोगे, तो वो किधर जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा। अगर मैं बात करूं कि भाई देश में महंगाई क्या चल रही है, देश में पॉवर्टी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा। तो इसलिए मैंने आपको जो बोला था ना कि चैप्टर 1 जो है हमारा, वो जो है ये माइक्रो पे डिपेंड करता है ना। और चैप्टर 3 हमारे मैक्रो पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपकी पूरी कंट्री पे एक साथ एप्लीकेबल होते हैं, एक इंडिविजुअल को तो अफेक्ट करती हैं, पर पूरी कंट्री पे भी एक साथ एप्लीकेबल होते हैं। तो ये दो चीजें होती है हमारी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आया समझ में बात? जी। तो ये कुछ टर्म्स थी। कौन सा? ये कौन बच्चा रो रहा है?
ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक अभी तक हमने जो पढ़ा ये सब तुमको समझ में आया, कुछ चीज़ों के बारे में तुमको आ रहा है समझ में? चलो बढ़िया। अब जो हमारा पहला चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। लिखना है? हाँ लिख लो लिख लो। ये कहाँ से नहीं लिखा था? ये इतना ही लिखना ना? लिख लो। तुमने लिख लिया था वरदान? अच्छा, बड़ी जल्दी लिख लिया था तुमने। कब लिखा? कब लिखा था? अच्छा, क्या बात। हो गया लिख के? चलो बढ़िया। देखो, तो मैं बताया था आपको हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, क्या नाम है उसका? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अभी ये चैप्टर नंबर 1 है ना, ये खुद हमारा डिवाइडेड है 5 अलग अलग चीज़ों में। सबसे पहला हम पढ़ेंगे, मतलब 5 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं पूरे चैप्टर को। पहला, थियरी ऑफ डिमांड, डिमांड के बारे में अपन को पढ़ना रहेगा। ये पढ़ेंगे तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हम जब पढ़ के रहेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई के बाद फिर इसकी भी इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और फिर लास्ट में इससे पहले भी हमको बीच में एक चीज़ और पढ़नी रहेगी। नहीं, इसके बाद बीच में हम बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। 5 तो 6 टॉपिक्स हो गए, 6 टॉपिक्स। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ 6 टॉपिक्स हैं जो हमको इसमें पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में। और छोटे छोटे नहीं है but ठीक ठाक है इनका लेंथ अगर आप देखोगे तो ये 6 टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में। और ये आपके 6 के जो 6 जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। तो टर्म्स मुझे आपको बतानी थी, जितना मतलब हमारे लिए जरूरी था। ऐसे तो पता नहीं, बहुत सारी टर्म्स है जो हमको बार बार मतलब जो हमको पढ़ने को मिलती है इकोनॉमिक्स में, बट ये कुछ ऐसी टर्म्स है जिनके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो वो सारी टर्म्स मैंने एक बार आपको बता दी। ठीक है।
और जो ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 1, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से। ठीक है, आज मैंने कहा था कि आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, हमारे सब्जेक्ट को समझेंगे जो हमने करा, थोड़ा टर्म्स का हमने बात करा। ये जो चैप्टर है इसको हम फुल फ्लेश्ड फॉर्म में स्टार्ट करेंगे कल के सेशन से। ठीक है, इसका एक पीडीएफ फाइल मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पढ़ाने के लिए, तो तुमको वो शेयर कर दिया जाएगा, तो उसमें तुम बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है ना। और जहाँ यहाँ जो जो लिखूंगा ना, ये तुमको लिखना है, ये तुम्हारे लिए एक छोटे छोटे नोट्स जैसा बन जाएगा। ठीक है, लो लिख लो बड़ी चीज। तो इस सेशन को अपन कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में अब। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।